प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी प्राइमरी परीक्षा के लिए पर्यावरण शिक्षण शास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है। ये जो वीडियो है अंतिम खंड का है, यानी अंतिम 6वां खंड है, यानी भाग 6 है। इसके पहले यदि आप लोग 5 भागों को नहीं देखे हों तो ज़रूर देखने की कृपा करें। इसमें जो है आपकी समझ और शैक्षणिक कौशल को परखता है। आपके द्वारा दिए गए सिलेबस के आधार पर मैंने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं, जो विस्तृत व्याख्या और उसके उत्तर के साथ दिए गए हैं। यह प्रश्न आपके पिछले वर्षों के ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित है और यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और उसका विस्तृत व्याख्या भी होगा। यदि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे, यदि वीडियो को पूरा देखने के बाद दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं, पूरी अच्छी तरह से आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार होगा। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या रूपरेखा एनसीएफ 2015 के अनुसार ईवीएस किस प्रकार का विषय है? यानी केवल वैज्ञानिक है, केवल सामाजिक विज्ञान है, एक एकीकृत विषय है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक एकीकृत विषय के रूप में है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ मिलाकर एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। बच्चे पर्यावरण को एक समग्र रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग विषय के रूप में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कौन सा हो जाएगा? बच्चों की किताब पर बोझ कम करना, पर्यावरण के प्रति समग्र समझ विकसित करना, शिक्षकों को अलग विषय पढ़ाने से बचाना, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाना कठिन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यावरण के प्रति समग्र समझ विकसित करना। यानी एकीकृत उपागम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र यानी होलिस्टिक रूप में समझ सकते हैं। उनके लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन को महत्व को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है कि यह बच्चों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान देता है। ऑप्शन नंबर बी है यह बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह बच्चे को पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए कौशल विकसित करता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी के बारे में बताता है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। ईवीएस का महत्व बहुआयामी है। यह ज्ञान, जागरूकता, संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान के कौशल, इन सभी को विकसित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या स्थान होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए, जब ऐसे शब्द कहीं आ जाते हैं, एकमात्र, केवल, तो ये सब हमेशा निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो ये अधिकतर गलत होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये एकदम सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्य पुस्तक को बच्चों पर बोझ नहीं बनाना चाहिए, ये भी सही है। यानी बी और सी, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। यहाँ पे हम लोग व्याख्या देखेंगे कि ईवीएस में ज्ञान का एकमात्र स्रोत पाठ्य पुस्तक नहीं, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए और पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किताबों का बोझ भी कम होना चाहिए। चलिए, अब ईवीएस में व्याप्ति का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईवीएस में व्याप्ति का क्या अर्थ है? तो व्याप्ति का यहाँ पे अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरण से जुड़े सभी पहलुओं जैसे जैविक, अजैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक का समग्र अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्कोप कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देखेंगे
कि ईवीएस का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें हमारे चारों ओर की हर चीज़, हवा, पानी, मिट्टी, अजैविक तत्व हो जाएंगे। और जैविक तत्व में पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारा समाज, संस्कृति, परंपराएं सब शामिल होती हैं। अब हम लोग देखेंगे ईवीएस भाग 2 के सिद्धांत और अन्य विषयों से संबंधित कुछ प्रश्नों को। जो हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यानी ये जो शिक्षण है किस पे आधारित है? तो मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ये गलत हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त, ये सही है। ज्ञात से अज्ञात, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही होंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से नहीं समझ पाते, इसलिए शिक्षण मूर्त से अमूर्त, जो मूर्त मतलब जो देख सकते हैं, उससे उस ओर चलते हैं जो नहीं देख सकते, यानी अमूर्त की तरफ चलते हैं। और ज्ञात से अज्ञात, यानी जो वे पहले से जानते हैं उनसे नई जानकारी की ओर चलते हैं, कि इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 क्या कहता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध ईवीएस के शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है? यानी जो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, या ईवीएस के शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है? जो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह ईवीएस को अधिक प्रासंगिक और समग्र बनाता है। फिर इसका हम लोग व्याख्या के रूप में देखेंगे कि विज्ञान जैसे पौधे, जानवर, सामाजिक विज्ञान जैसे हमारा परिवार, समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका संबंध ईवीएस को बच्चों के जीवन के लिए अधिक प्रासंगिक और समझने में आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ईवीएस में करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत? तो लर्निंग बाय डूइंग जो है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वह बढ़ावा देता है। यहाँ देखेंगे क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है यह बताता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी और गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। यह करके सीखने पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईवीएस के शिक्षण में स्थानीय के वैश्विक का क्या अर्थ है? यानी स्थानिक के वैसे, लोकल टू ग्लोबल का क्या अर्थ है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, स्थानीय उदाहरणों से शुरुआत करके वैश्विक मुद्दों को समझना, लोकल टू ग्लोबल होता है ईवीएस शिक्षण में। सबसे जो बच्चे हैं सबसे पहले अपने आसपास के पर्यावरण को समझते हैं, इसलिए ईवीएस शिक्षण को स्थानीय यानी उनके गांव, शहर के उदाहरण से शुरू करना चाहिए हमको, और उन्हें व्यापक स्तर पर, विश्व स्तर पर के मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करने के लिए एनसीएफ 2005 ने कौन सा उपागम सुझाया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत उपागम यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया है। जैसा कि प्रश्न 1 और 2 में भी हम बताए हैं कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर के इन विषयों को एक साथ मिलाकर एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने की वकालत करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं को गतिविधियाँ और प्रयोगात्मक कार्य और टीएलएम से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि ईवीएस में गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों में सबसे जो बेस्ट आंसर है वह है कि बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रदान करना, यानी डूइंग बाय लर्निंग पे विशेष ध्यान देना। यानी गतिविधियाँ जैसे कि क्षेत्र भ्रमण कराएं, प्रयोग कराएं, बच्चों को भूमिका निर्वहन करने के लिए दें, तो इनसे जो बच्चे हैं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और जिससे वे अवधारणाओं का बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। वे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि करते हैं, करके सीखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग देखेंगे कि जो फील्ड ट्रिप है यानी क्षेत्र में ले जा कर के हम लोग भ्रमण कराते हैं, तो ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? फील्ड ट्रिप ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके लिए आपके सामने दिया गया है। यह बच्चों को कक्षा से बाहर की दुनिया से जोड़ता है, सही है। यह बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, यानी बच्चा जब जाएगा तो उसे देख करके सीखेगा, ये भी सही हो जाएगा।
या बच्चों में जिज्ञासा और अवलोकन कौशल विकसित करता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। यानी जैसे क्षेत्र भ्रमण में हम लोग चिड़ियाघर, पार्क, खेत में लेकर के जाते हैं बच्चों को, तो ईवीएस का एक बहुत प्रभावी यह साधन होता है। यह बच्चों के वास्तविक दुनिया में पर्यावरण को देखने, समझने और अनुभव करने का मौका देता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ईवीएस में प्रयोगात्मक कार्य का क्या लाभ है? यानी यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तर्क कौशल विकसित करता है, या बच्चों को केवल रटने से बचाता है, या बच्चों में समूह कार्य की भावना विकसित करता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। या बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तर्क कौशल विकसित करता है, तथा या बच्चों में रटने से बचाता है, बच्चों को रटने से बचाता है। तो दोनों सही हो जाएगा। ईवीएस में प्रयोगात्मक कार्य इसलिए हमको महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे बीज अंकुरण, पानी में तैरना, डूबना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक पद्धति से सोचने, अवलोकन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि सिर्फ जानकारी रटने के लिए। समूह कार्य को एक हिस्सा में समूह कार्य भी एक इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन मुख्य लाभ वैज्ञानिक सोच है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में पानी के महत्व पर चर्चा कर रहा है, वह किस गतिविधि का उपयोग कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि एक चार्ट पर पानी के उपयोग की सूची बनाना, मतलब वह किस गतिविधि का उपयोग कर सकता है। पानी के महत्व पर चर्चा कर रहा है, तो जो दिया गया गतिविधि है इसमें वह किस गतिविधि का उपयोग कर सकता है। एक चार्ट पर पानी के उपयोग की सूची बनाना, एक छोटी फिल्म या नाटक के माध्यम से पानी के संरक्षण को दिखाना, बच्चों से पानी के विभिन्न स्रोतों के चित्र बनवाना, या ये सभी। यानी पानी के महत्व को इन सभी प्रकार से हम लोग वो कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब शिक्षण के प्रभावी बनाने के लिए इन सभी गतिविधियों यानी टीएलएम का उपयोग कर सकता है। ये सभी पानी के महत्व को अलग अलग तरीके से समझने में मदद करते हैं। अब भूमिका निर्वहन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो रोल प्ले है यानी भूमिका निर्वहन है, ईवीएस शिक्षण में कैसे सहायक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह बच्चों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनाता है, या बच्चों में संचार कौशल विकसित करता है, या बच्चों को आनंद प्रदान करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह बच्चों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनाता है। अब यहाँ पे व्याख्या हम लोग देखेंगे कि जब बच्चे पेड़ों, जानवरों या प्रदूषण प्रभावित लोगों की भूमिका निभाते हैं, तो वे उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनके प्रति संवेदनशील बनते हैं। अब सीसीई पे से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा कि बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया लगातार मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना, यही क्या होता है? सीसीई। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे। सीसीई का मतलब होता है मूल्यांकन को केवल परीक्षा तक ही सीमित न रख करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाना। इसका उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और जहाँ ज़रूरत हो शिक्षण में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सतत यानी कंटिन्यूअस मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। साल के अंत में एक बार मूल्यांकन करना, बी है नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना, सी है केवल विशिष्ट इकाई के अंत में मूल्यांकन करना, और डी है केवल मौखिक परीक्षा लेना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना सही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्यांकन लगातार हो, सतत मतलब लगातार हो, कक्षा में, चर्चा के दौरान, या फिर गतिविधि के समय, इकाई के अंत में, आदि में, न कि सिर्फ सत्र के अंत में, यानी हमेशा होना चाहिए। क्लासरूम में यदि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उस समय भी हमेशा मूल्यांकन बच्चे का करते रहना चाहिए। अब व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, यानी कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो तीनों हैं, तीनों के क्षेत्र का समग्र मूल्यांकन, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों का समग्र मूल्यांकन क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके विस्तार के रूप में कुछ कि सीसीई केवल बच्चों के ज्ञान यानी संज्ञानात्मक को नहीं मापता, बल्कि उनके दृष्टिकोण, मूल्य और कौशल विकास का मूल्यांकन करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस में सीसीई के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वह सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीसीई में कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर अवलोकन करते हैं, गतिविधियां आदि का मिश्रण, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सीसीई के लिए। यानी ईवीएस जैसे विषय के लिए जहां व्यवहार और कौशल महत्वपूर्ण है, केवल लिखित परीक्षा काफ़ी नहीं है। शिक्षक को बच्चों के विकास को समझने के लिए कई तरह के उपकरण और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो यानी सीसीई में कैसे मदद करता है। जो पोर्टफोलियो है सीसीई में कैसे मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है कि यह बच्चों के कार्य और उपलब्धियों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ये हो जाएगा, हाँ, व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। यह शिक्षक को बच्चों के समय के साथ विकास को देखने में मदद करता है, एकदम करता है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह बच्चों को अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन करने का मौका देता है, एकदम पूरा देता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी। पोर्टफोलियो में बच्चे के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों जैसे चित्र, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, लिखित कार्य का संग्रह होता है। यह उनके समग्र विकास और सीखने के ग्राफ को दिखाता है। अब शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण सामग्री यानी सहायक उपकरण यानी टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन को देखिए और सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिए टीएलएम का उपयोग करते हैं। बहुत सारे टीएलएम टीचर बनाकर लेकर के जाते हैं। टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मशीन, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, या फिर फ्लैश कार्ड हो गया, वास्तविक वस्तुएं हो गई कि अवधारणाओं को समझने, ये सब जो भी अवधारणाएं होती हैं तो उसको समझने में मदद करते हैं, बच्चों की रुचि बढ़ाते हैं और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाते हैं। बच्चों का मन भी लगता है इससे। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ईवीएस के शिक्षण में कौन सा टीएलएम सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है, जो दिया गया है। इसमें जो है ऑप्शन आपके सामने है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक वस्तुएं यानी रियल ऑब्जेक्ट और अनुभव, ये सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे अमूर्त चीज़ों को जल्दी नहीं समझते हैं, इसलिए वास्तविक वस्तुएं जैसे पौधों का पत्ता हो गया, बीज हो गया और प्रत्यक्ष अनुभव जैसे क्षेत्र भ्रमण सबसे प्रभावी टीएलएम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स जैसे फिल्म या ऑडियो ईवीएस शिक्षण में क्यों उपयोगी है? इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग ध्यान दीजिए, बताइए। तो जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अवधारणाओं को दृश्य और श्रव्य माध्यमों से बेहतर ढंग से समझाते हैं। यानी जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसको देख करके और सुन करके इन माध्यमों से बेहतर ढंग से समझाते हैं। फिल्म जैसे वीडियो उन चीज़ों को दिखा सकते हैं जो कक्षा में लाना संभव नहीं है, जैसे जंगल का जीवन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब कक्षा में नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। ये दोनों इंद्रियों देखना और सुनना का उपयोग करके सीखने को गहरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक शिक्षक मिट्टी के प्रकार पर चर्चा कर रहा है, वह किस टीएलएम का उपयोग कर सकता है? यानी मिट्टी के प्रकार के चार्ट का उपयोग कर सकता है, हाँ कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के वास्तविक नमूने, ये और अच्छा रहेगा, नमूने ला करके बताएगा। मिट्टी पर एक फिल्म दिखाकर, ये भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आगे हम लोग देखेंगे
इसके व्याख्या, यानी शिक्षक इन सभी टीएलएम का उपयोग कर सकता है, लेकिन वास्तविक नमूनों यानी बी का उपयोग सबसे प्रभावी होगा, क्योंकि बच्चे उन्हें छूकर और देखकर अनुभव कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्लैश कार्ड यानी ईवीएस शिक्षण में कैसे सहायक है। फ्लैश कार्ड ईवीएस शिक्षण में कैसे सहायक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी क्या है कि ये जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करके याद रखने में मदद करते हैं, यानी जो भी जानकारी होता है उसको दिखाते हैं और जिससे बच्चों को आसानी से याद हो जाता है। फ्लैश कार्ड जैसे जानवरों के चित्र, विभिन्न मौसमों के चित्र छोटे बच्चों के लिए जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रभावी और त्वरित तरीका है, जिससे वे चीज़ों को आसानी से याद रख पाते हैं। अब क्वेश्चन भाग 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मिश्रित और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि उन्हें पेड़ों को काटने के परिणामों के बारे में भाषण दे करके, तो भाषण नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। उन्हें पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म दिखा करके, उन्हें एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दे करके, उन्हें पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखने के लिए कहकर। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें एक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दे करके हम लोग संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं पर्यावरण के प्रति। यानी संवेदनशीलता भाषणों से नहीं बल्कि क्रियात्मक अनुभवों से आती है। जब बच्चे किसी पौधे की देखभाल करेंगे तो उन्हें भावात्मक रूप से जुड़ेंगे और पर्यावरण के प्रति क्या होंगे, संवेदनशील बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ईवीएस में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इसमें बताइए कि कौन सी विधि समस्या समाधान ईवीएस में करने के लिए कौशलात्मक विकसित करने के लिए यानी कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यह सी हो जाएगा, यानी बच्चों को स्थानीय पर्यावरण समस्याओं जैसे पानी की कमी, गंदगी की पहचान करने और उनके समाधान सुझाने के लिए कहना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी समस्या समाधान कौशल तभी विकसित होता है जब बच्चे वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, उनके कारणों को समझते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। स्थानीय समस्याएं उनके लिए अधिक प्रासंगिक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम को किस रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर है तो उस पर ईवीएस के पाठ्यक्रम को किस रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन पढ़िए। हाँ, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी विषयों और गतिविधियों के एकीकृत मिश्रण पर आधारित होता है। अब इसका व्याख्या देखेंगे कि एनसीएफ 2005 और शिक्षण शास्त्र के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय वस्तु यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गतिविधियों में जैसे क्षेत्र भ्रमण, प्रयोग, चर्चा दोनों का एक संतुलन और एकीकृत मिश्रण होना चाहिए जो बाल केंद्रित हो। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहानी और कविता ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। ये केवल बच्चों के मनोरंजन करती है, तो केवल जो शब्द है निगेटिव वर्ड है, ये वाला अधिकतर गलत होता है। बी दिया है कि ये अवधारणाओं को सरल और रुचिकर बनाती है, सही हो जाएगा। ये बच्चों में कल्पना और संवेदनशीलता विकसित करती है, ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। कहानी और कविता ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है, इसका दोनों सही हो जाएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ और कविताएं बहुत प्रभावी टीएलएम है। ये बच्चों को पर्यावरण के मुद्दों से भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, अवधारणाओं को याद रखना आसान बनाती है और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित ईवीएस शिक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी ये जो है बच्चों के अनुभव और रुचि
को प्राथमिकता देता है। बी, बच्चों को सक्रिय भागीदारी के अवसर देना। सी, शिक्षक ही कक्षा में ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। डी, बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा खिलाफ है, यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है कि शिक्षक ही कक्षा में ज्ञान का एकमात्र साधन है। तो एकमात्र, केवल, ये सब निगेटिव वर्ड हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे साधन हो सकते हैं, शिक्षक ही केवल नहीं है। शिक्षक केवल फैसिलिटेटर का काम करते हैं, यानी केवल उसको रास्ता दिखाता है। यहाँ पे जो व्याख्या के रूप में हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित उपागम में बच्चा जो है सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होता है, यानी हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक होता है। बच्चा कहाँ पे है? केंद्र में होगा। शिक्षक एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर का काम करेगा, और न कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है, यह सुविधा देने वाला होता है। बाकी सभी विकल्प ABCD बाल केंद्रित उपागम के समर्थक हैं। तो ये रहा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है कि 30 महत्वपूर्ण जो MCQ हैं आपकी UP टेट परीक्षा प्राइमरी की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा पाथ के EVS वीडियो और प्रैक्टिस सेट देखते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब तुरंत कर दें। और यदि आपने अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उनको ज़रूर देखें, जो कि पर्यावरण के विभिन्न खंडों से, सब 5 खंडों से संबंधित है, और ये 6वां वीडियो है, अंतिम खंड। तो बहुत ही उपयोगी होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से जो 6 खंड हैं तो 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। धन्यवाद मित्रों।